इंटरनेशनल नीति में पाकिस्तान बड़ा गेम खेल रहा है। जहां भारत की मोदी सरकार की विदेश नीतियां बकवास साबित हो रही हैं, यहां तक कि भारत के बच्चे स्कूल की छत टपक रही है, इसमें उलझे हुए हैं। सड़क उखड़ रही है। मोदी सरकार ने ढोल बजा बजा कर फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए की सड़क बनवाई है और 50 रुपए उसके एडवर्टाइजमेंट में खर्च किए हैं। फिर वो सड़क भी पहली बरसात में धुआंधार बह गई है। हम इस चीज में उलझे हुए हैं। पाकिस्तान चाहे कितना गरीब, फटीचर, बेकार, बकवास, आतंकी है, लेकिन इंटरनेशनल, ये पिछले 3-4 सालों में हुआ है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म और फॉर्म में पाकिस्तान ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भाई साहब, चीन के साथ कैसा रिश्ता है पाकिस्तान का, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेपाल के साथ पाकिस्तान का कैसा रिश्ता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का रिश्ता कैसा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अजरबैजान, तुर्की के साथ पाकिस्तान का रिश्ता कितना मजबूत है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ कौन है, बाबा जी का ठुल्लू? कोई नहीं। हकीकत अब यह है कि सोमालिया बहुत रणनीतिक तौर से हमारे लिए, भारत के लिए जरूरी था, जरूरी है, जरूरी रहेगा। 4 अगस्त को अचानक से इस पाकिस्तान ने सोमालिया के साथ रक्षा डिफेंस एग्रीमेंट किया। यानी पहले सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की वाला जो एग्रीमेंट हुआ था वो इसके बाद हुआ। पहले सोमालिया से एग्रीमेंट किया। अच्छा, आप कहेंगे सोमालिया पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? सोमालिया जिस जगह स्थित है ना, जहां सोमालिया है, भारत के ट्रेड रूट के लिए वो जगह बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल दिखाऊं, ये मैप मैंने खुद आपको समझाने के लिए बनाया है। ये देखिए ध्यान से मैप को। ये जो आप देख रहे हैं, इजराइल, जॉर्डन, इजिप्ट, जद्दा, सऊदी अरब, सूडान, जिबूती, यमन। अब यमन से आप खेल समझ गए। ये जो रूट है ये बाबल मंदेब वाला है, लाल सागर वाला, रेड सी वाला। तो ट्रेड के लिए आपको मालूम है ये इंटरनेशनल ट्रेड रूट है, ट्रेड के लिए बहुत जरूरी है। सोमालिया ये देखो यहां है, ध्यान से देखो, ये मैंने रेड बॉर्डर बनाया हुआ है, ये सोमालिया। यहां पर पाकिस्तान पहुंच चुका है। चीन और तुर्की पहले से मौजूद हैं। पाकिस्तान ने एग्रीमेंट करके सोमालिया के अंदर अपनी मौजूदगी मजबूत कर ली है। ठीक, अब होगा क्या, ये जो रूट है, इस रूट से भारत सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। ठीक, बाबल मंदेब अगर बंद हो जाए तो क्या क्या होगा हमें पता है। इसी जगह अब जब सोमालिया है तो तुर्की, पाकिस्तान और चीन तो एक ही हैं। सोमालिया से देखिए चाइना पैसा दे देगा सोमालिया को, तुर्की हथियार देने की बात कर देगा, पाकिस्तान कह देगा हम अपनी फौज देंगे। सोमालिया फिर इन तीनों देशों की बात क्यों नहीं मानेगा? तो अगर ये तीनों देश चाहेंगे तो सोमालिया पर प्रेशर बनाकर ये रूट भी भारत के लिए बंद कर देंगे। भाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में क्या हुआ है आप सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। जिसको ये चाहेंगे ये जहाज उसका निकलने देंगे, जिसका जहाज नहीं, अगर भारत का जहाज होगा तो नहीं निकलने देंगे। आगे ऐसी भी स्थितियां बन सकती है, क्योंकि अब आपके सामने ये रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट में बताया गया है, और ये नव भारत टाइम्स की लाइन है, सोमालिया बना पाकिस्तान का नया सामरिक अड्डा, भारत के लिए हिंद महासागर में कितनी बड़ी चुनौती। तो ये जो क्वेश्चन मार्क किया है उसका जवाब मैं दे चुका हूं कि कितनी बड़ी चुनौती है, भारत के लिए बड़ी चुनौती है। अमेरिका साला रोज भारत पर ट्रेड टैक्स लगा रहा है। ठीक है, लगा रहा है ना। पूजा करी थी, अर्चना करी थी, चूम रहे थे हिंदू समुदाय उसका मुंह बर्थडे पे, वो तमाम मंजर आप नहीं भूल सकते। आज भारत इंटरनेशनल लेवल पर अकेला है और मोदी चीखता चिल्लाता रहा कि भैया डोल बज रहा है हमारा, डोल बज रहा है हमारा ढोल। प्रधानमंत्री होने पर हमारा उनके लिए सम्मान करना जरूरी है, लेकिन जब प्रधानमंत्री पद पर होकर हमारा देश इंटरनेशनल फॉर्म में कमजोर हो रहा है तो बात तो भाई अब वतन परस्ती पर आती है। देश को लूटो, पीटो, घसीटो, मुसलमानों को मारो, ईसाइयों को दबाओ, ये तमाम चीजें आ रही हैं। लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी अब हम कमजोर साबित हो रहे हैं। ये आते हैं अपने लोगों से ऐलान करवा देते, नहीं ये झूठी खबर है, ये हमारा इंटरनल मैटर है। जो इंटरनल मैटर नहीं होता है साबित होते हैं कि ये झूठ हैं। ये अपनी फौज से कहलवा देते हैं कि नहीं जी हमारी मिलिट्री पोस्ट किसी के कोई भी कब्जे में नहीं है। हद हो गई है भाई। अगली रिपोर्ट देख लो भाई, इसी रिपोर्ट में सब चीजें हैं। चलिए मैं इसी रिपोर्ट के जरिए बताता हूं।
भाई सोमालिया और पाकिस्तान ने रक्षा समझौता कर लिया। इस रक्षा समझौते से पाकिस्तान की सैन्य उपस्थिति हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बढ़ सकती है। इन इलाके में चीनी नौसेना और तुर्की पहले से ही मौजूद हैं। ऐसे में पाकिस्तान इन देशों के साथ मिलकर भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, जिसका सीधा असर समुद्री व्यापार पर होगा। बताइए, ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। अखबार में तो बाद में लिखा है, मैं तो आपको पहले ही बता रहा हूं, और जो अखबार में नहीं लिखा है मैं वो बता रहा हूं कि भारत के लिए ये मुसीबत आ सकती है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। कोशिश हमारी ये होती है कि अगर आपने हमारी इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट देख ली तो आपको अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है, गोदी मीडिया देखने की जरूरत नहीं है। जितनी खबर मैं एक वीडियो के अंदर देता हूं उतनी खबर 48 घंटे लगाते हैं गोदी मीडिया वाले। एक खबर बताएंगे, एक खबर को 4 बार बोलेंगे, बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे, साउंड लगाकर बोलेंगे, फायर साउंड लगाकर, अलार्म लगाकर, सायरन बजाकर बोलेंगे। एक खबर को 4 बार बोलेंगे और 4 बार में 3 बार ऐड आ जाएगी पान मसाले की। गजब बेइज्जती है। बात सही है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम जरूर देखें, क्योंकि दुनिया की, सारी दुनिया की तमाम बड़ी खबर मैं आपके सामने रखता हूं। हजरात, एक गुजारिश और है, मैं झुंड में नहीं चलता हूं। आपने देखा होगा कोई यूट्यूबर मेरा साथी नहीं है। जब भी बड़ी मुसीबत आई है किसी ने कोई साथ नहीं दिया है। छोटे क्रिएटर्स जिनके 4000, 5000, 6000 फॉलोअर्स, 1 लाख फॉलोअर्स, 1 लाख सब्सक्राइबर, ऐसे ही लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। यूट्यूब की दुनिया में ऐसे पत्रकार बहुत बड़े बड़े जो अपने आप को यूट्यूबर और अच्छे खासे हैं भाई, लेकिन वो मुसलमान नहीं हैं। मुसलमान तो वैसे भी किसी का साथ नहीं देता, गैर मुस्लिम भी। हिंदू मुसलमान करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन सच्चाई से मुंह तो नहीं मोड़ा जा सकता। हमारा साथ किसने नहीं दिया? एक इंसान है, एक इंसान जिसने मेरा साथ दिया है। जब किसी मुस्लिम क्रिएटर ने साथ नहीं दिया तब इस हिंदू क्रिएटर ने मेरा साथ दिया। एक गैर मुस्लिम यूट्यूबर मुझे सपोर्ट कर रहा है। यह मेरे लिए मोजज़े से कम नहीं है। जिस दौर में मुसलमानों से हर गैर मुस्लिम नफरत कर रहा है, ये मुझसे प्यार कर रहे हैं। ये बावला आदमी सोच ही नहीं रहा है कि भाई अगर मुसलमान से प्यार करोगे, ऊपर से रज़ाग्राफी से प्यार करोगे, मुझसे मोहब्बत जताओगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। इनके चैनल को भी डिलीट किया गया है या डिलीट करवाया गया है। समझदार को इशारा काफ़ी है। नुकसान पहुंचाने की हमेशा कोशिश की गई है। असली हिंदू ये है, ये बच्चा सच बोलता है, ये लड़का सच बोलता है। सच बोलने की सज़ा ये मिलती है इसे कि इसके YouTube चैनल को, कभी इसके Instagram को डिलीट करवा दिया जाता है। ये इनका Instagram अकाउंट है। मुझसे जो लोग प्यार करते हैं, मेहरबानी करके इनको भी प्यार दें, क्योंकि ये मुझसे अलग नहीं है। आपके सामने ये इनका YouTube चैनल है। कोई पेड प्रमोशन नहीं हो रहा है, ये दिल से दिल वाली बात है। भाई अगर आज ऐसे लोग बोलना बंद कर देंगे तो फिर बोलेगा कौन? इनके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इनकी हिम्मत टूटने से पहले आप इनको इतनी हिम्मत दीजिए कि अगली बार ये टूटे नहीं। इनको एहसास दिलाइए कि सच बोलने वालों के साथ मुसलमान खड़ा हुआ है। बहरहाल, बैक टू द पॉइंट। बात पाकिस्तान की हो रही थी, तो दूसरा पाकिस्तान का सच ये है कि पाकिस्तान के जो लोग सऊदी अरब जा रहे हैं हज के लिए, भाई पाकिस्तान ने अपने लोगों से रिक्वेस्ट की है, भीख मत मांगना, वहां जाकर भीख मत मांगना। तुम्हारे इन्हीं हरकतों की वजह से सऊदी अरब हमसे नाराज है, पाकिस्तानियों को उसने निकाला है और हमारी इमेज खराब हो रही है। हज करने जा रहे हो, हज करो, भीख ना मांगना और इज्जत बचाकर वापस आ जाना। अचानक से आपका फोन रोज ही बजता होगा और कॉल उठाते होंगे तो सामने से आवाज आती होगी कि सर आपका बोनस निकला है, सर आपका नंबर निकला है इनाम के लिए। या फिर एक कैटेगरी ये होती है कि आपको बोला जाता है कि सर आप अगर 10,000 इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 6 महीने में 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। फिर एक कैटेगरी ये है कि सर आप लोन ले सकते हैं बिना ब्याज के। ये पूरा फ्रॉड रैकेट होता है, आपका अकाउंट खाली कर लिया जाता है। पाकिस्तान ने इसके खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया जो इंटरनेशनल रैकेट था, जिसमें पाकिस्तान के अंदर ही इस ग्रुप के 41 लोग जो मिले हैं वो चाइनीज़ मिले हैं, 258 लोग विदेशी मिले हैं। पाकिस्तान के जो लोग थे वो तो थे ही, लेकिन ज़्यादातर चाइना और विदेशी लोग थे, पाकिस्तान के लोग भी मौजूद थे। यानी एक बड़ा रैकेट चल रहा था
जो आसपास यानी पूरी दुनिया में, पड़ोसी देशों में, फिर उसके बाद पूरी दुनिया में ये स्कैम करते थे और खरबों का घोटाला कर रहे थे। पिछले कई सालों से ये चल रहा था। पाकिस्तान को इस ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा सरदर्द है उसके इंटरनल जो खुद के लोग हैं। इंटरनल मैटर तो पाकिस्तान कहता है, लेकिन जो बलोच हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की फौज की वाट लगा रहे हैं। बलोच आर्मी ने ऐलान किया है कि हमारे 1 लाख लड़ाकों ने गोरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग पूरी कर ली है, जिसके अंतर्गत वो पाकिस्तान की फौज से लड़ने को तैयार हैं। मेरे दोस्तों, भारत की इंटेलिजेंस रॉ ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। फिर इसी से कनेक्टेड खबर यह है, इसके बाद जो बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी है वो पाकिस्तान गई है। क्या भारतीय रॉ ने बांग्लादेश के जरिए पाकिस्तान को कोई मैसेज भेजा है? ये एक सिर्फ सवाल है। ठीक, दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही हैं, लेकिन अचानक से पहले भारत की रॉ बांग्लादेश के इंटेलिजेंस से मिलती है, प्रधानमंत्री से मिलती है, फिर उसके बाद बांग्लादेश की एजेंसी पाकिस्तान गई है। अब बस इंतज़ार कीजिए कि आगे क्या होता है। मुझे आज भी योगी आदित्यनाथ का वो दांत निकाला हुआ चेहरा, ठीक है, अजीब सी मुस्कुराहट और चेहरे पर बौखलाहट याद है। और वो उनकी लाइनें कि विपक्ष के लोगों को संसद में कह रहे थे, ये तालिबानी मानसिकता है महोदय, महोदय ये तालिबानी मानसिकता है, हाँ तालिबानी मानसिकता वाले हैं, ये तालिबान को जबर। आज वही योगी के मुंह से निकल नहीं सकता कि लाला अब जवाब दो, तुम्हारी सरकार ने तालिबान को भारत की छाती पर बिठा दिया। औकात है बोलने की कुछ अब? अरे तालिबान आतंकवादी हैं, तुम पलट गए, एक मुसलमान नहीं पलटा। तुम अपनी औकात देखो, तुमने कल क्या बोला था और आज जिसको आतंकवादी कल तुमने बोला उसको भारत की राजधानी भारत मां के सीने पर आकर गाड़ दिया। और हम कल भी कह रहे थे ठीक है भाई तालिबान आतंकवादी है, आज भी मैं कह रहा हूं तालिबान आतंकवादी है, लेकिन मोदी सरकार की औकात देखिए इस वीडियो में। तालिबान की सरकार को 5 साल हो गए हैं। तालिबान ने अपनी दिल्ली में, नई दिल्ली में जो उसकी एम्बेसी है वहां पर सेलिब्रेट किया, जिसमें ईरान के एम्बेसडर साथ नजर आ रहे हैं और भारतीय ऑफिसर भी वहां पहुंचे थे। दोस्तों बता दूं कि जो अफगानिस्तान के सीडीए हैं नूर अहमद नूर, इन्होंने विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया है दिल्ली में। तालिबान दिल्ली में, राइट विंग वालों कहां गए? औकात नहीं है बोलने की कुछ तुम्हारी, होगी भी नहीं। भारतीय डिफेंस सेक्रेटरी आर्मीनिया पहुंचे हैं और भी डिफेंस कॉरपोरेशन के लिए। अभी 3 दिन पहले के इंटरनेशनल प्राइम टाइम में मैंने दिखाया था कि आर्मीनिया ने जो शोकेस किए हैं अपने हथियार, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम और ईरान के भी हथियार नजर आए हैं। इस मुलाकात के बाद अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि भारत आर्मीनिया को और हथियार बेचेगा। अब सुनिए, बस इतना दिमाग में रखिए कि अमेरिका भारत के साथ, हमारी भारत माता के साथ क्या कर रहा है। मोदी सरकार को और खुद मोदी जी को ह्यूमिलेट डोनाल्ड ट्रंप करता रहता है, अंध भक्तों से वफादारी नहीं करता। यही मोदी सरकार इन तमाम जहर को पीकर 1900 करोड़ की डील कर ली है। किससे? अमेरिका से। 31 MQ-9BC गार्डियन, MQ-9BC गार्डियन ये ड्रोन का नाम है। ये 31 लेगा भारत अमेरिका से। फिलहाल के लिए 2 लिए हैं और उसको टेस्ट कर रहा है, फिर आगे ये डील पूरी की जाएगी। लेकिन मेरे दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग को जिन्होंने देखा है वो जानते हैं कि अमेरिका के जब MQ-9 रीपर ड्रोन को ईरान मारकर गिरा रहा है, तो अगर हम ये ड्रोन अमेरिका से ले रहे हैं पाकिस्तान के, ऑब्वियसली पाकिस्तान के खिलाफ, तो क्या अमेरिका के खुद हथियार जो पाकिस्तान के पास हैं वो इन्हें गिरा नहीं सकता? मुझसे मेरी टीम ने कहा कि भाई ज़्यादा सच नहीं बोलना है। मैंने कहा अगर ज़्यादा सच नहीं बोलेंगे तो रज़ाकाराफी किस काम का भाई, फिर तो हम भी नाच लेते हैं टिकटॉक पर, रील पर। ठीक, अच्छा अब आगे सुनिए। इसी दौरान जहां अमेरिका के घटिया साबित हो गए हैं हथियार,
रशिया जो हमारा भारत का बहुत पुराना दोस्त है, बार बार भारत को ऑफर दे रहा है। आज का ऑफर और बढ़िया है। रशिया ने कहा कि जैसे ही भारत हां कहेगा, बिना डिले किए, क्योंकि जब भी डील होती है ना, जैसे मुझे आपसे डील करनी है, मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे 10 ड्रोन चाहिए, मैंने आपको आज ही पैसे देने हैं, मैं आपको आज ही पैसे दूंगा, लेकिन डिलीवरी आप कम से कम 1 साल में करेंगे। ड्रोन कोई यामाहा की बाइक थोड़ी है कि 1 लाख पैसा ज़्यादा दे दिया आपने तो तुरंत आपको हैंड टू हैंड गाड़ी मिल गई। वो हथियार है, टाइम लगता है, प्रोसेस में टाइम लगता है। लेकिन रशिया क्या कह रहा है, आप इधर डील करो, हम उधर आपको 10 Su-57 एडवांस टेक वाले फाइटर जेट पहुंचा देंगे, वो भी उसकी पूरी टेक्नोलॉजी के साथ। अब जब उसकी टेक्नोलॉजी हमें मिल जाएगी तो इसका बेनिफिट ये होता है कि भारत जो खुद हथियार बनाता है, डीआरडीओ जो खुद मिसाइल बनाता है, उसको फाइटर जेट को मॉडिफाई करके उसमें अपने हथियार लगा सकता है। फ्रांस से हम जो फाइटर जेट ले रहे हैं वो अपने उस जहाज के कोड्स हमें नहीं दे रहा है, ब्लूप्रिंट्स हमें नहीं दे रहा है। रशिया कह रहा है कि हम 10 सुखोई 57 स्टील्थ फाइटर जेट, स्टील्थ जानते हैं आप, जो रडार में पकड़ में नहीं आता है, रडार पे दिखता ही नहीं है और दुश्मन की लंका लगाकर वापस भी आ जाता है। तो हमें ऐसे फाइटर जेट की जरूरत है। और सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि हम आपको स्टील्थ फाइटर जेट देंगे 10, कहता है एडवांस अपनी मिसाइल भी देंगे और उसकी टेक्नोलॉजी भी देंगे। सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप से जो मोदी जी का खौफ है, मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर थूक कर रशिया से डील करते हैं या नहीं, या फिर नारा बच्चे लगाएंगे सड़कों पर, 56 इंच का बाल नरेंद्र, 56 इंच का डर गया बंदर। फिर फलाना जो है नाराज हो जाएगा, किलत जाएगा, मुझे गाली दी जाती है, मुझे गाली अभद्र भाषा। अरे भाई, ये डील कितनी फायदेमंद है रशिया से। रशिया तो दोस्त है, रशिया तो मुल्ला भी नहीं है कि तुम कहो कि, मतलब मुल्ले से तेल तुम ले सकते हो लेकिन अपने गैर मुल्ले दोस्त से हथियार नहीं ले सकते। वाह भाई वाह, ये तो धोती खोल रहा है। नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है मोदी सरकार और मोदी के गुलामों के द्वारा। आज जो अफगान के लिए, अफगानियों के लिए भारत मोहब्बत दिखा रहा है, ये जो आज हिंदू समुदाय चुप बैठ गया है, राइट विंग वाले गुफा में घुस गए हैं, यही तो वो कल तक थे। योगी के साथ साथ सभी ये हिंदू थे जो मुसलमान होने पर ही नफरत कर लेते हैं। लेकिन आज जब अफगानिस्तान की लड़ाई पाकिस्तान से हो रही है तो इन्होंने अफगानियों के लिए मोहब्बत दिखाना शुरू कर दी। भारतीय मुसलमानों के लिए तो किनारे कर दो, क्योंकि वो हमारे ही दुश्मन को मार रहा है। तो बस इस बिना पर अफगान बहुत अच्छा हो गया। हालांकि अफगानी पहले से अच्छे होते हैं। अफगान में सरकार तालिबान की है या किसी और की, जो अफगानी लोग हैं वो मोहब्बत वाले लोग हमेशा से रहे हैं, जिगर वाले लोग रहे हैं, मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं रहे हैं। भाई साहब, असली अफगान है वो अफगान। आम बच्चा भी गोलियों से नहीं डरता। अफगानी वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका की ऐसी की तैसी की है। ठीक, अब सुनिए, भारत का एक यूट्यूबर अफगानिस्तान गया और उसने इच्छा जताई कि मैं पाकिस्तान के डोरंट लाइन पर जाना चाहता हूं, हाल फिलहाल में जहां जंग चल रही है और गोलीबारी दोनों तरफ से होती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। तो तालिबान ने बोला ठीक है आप जाओ। अब वो जा तो रहा था यूट्यूबर, लेकिन उसको डर लग रहा था, साला मुझे पाकिस्तानियों ने किडनैप कर लिया या गोली मार दी। उसने ये डर तालिबान के सैनिकों को बताया। तालिबान के सैनिकों ने पता है क्या कहा उस भारतीय यूट्यूबर से, कि अगर तुम्हें कुछ बोला भी गया पाकिस्तानियों के द्वारा या तुम्हें नुकसान पहुंचाया गया तो हम उनके 10 सैनिकों को कत्ल कर देंगे। यह सुनने के बाद, यह है वीडियो देखिए, यह सुनने के बाद वो भारतीय यूट्यूबर डोरंट लाइन पर गया और गया ही नहीं, तालिबान के सैनिक AK-47 लेकर उसको यूट्यूबर, भारतीय यूट्यूबर को सुरक्षा देकर वहां पहुंचे, पूरे साथ में दौरा करवाया। उस लड़के ने, उस कंटेंट क्रिएटर ने वो सारी रिकॉर्डिंग की। तालिबान ने पाकिस्तान की पोस्ट को जो उड़ाया है, गोलियों के निशान, वो सब दिखाए। कुल मिलाकर इस बात का मतलब यह है कि तालिबान को मोदी ने और मोदी के नेताओं ने आतंकवादी कहा सालों साल।
जब छाती पर चढ़ गए तालिबान और छाती पर चढ़कर अफगानिस्तान पर राज कर लिया और अपना झंडा लहरा दिया, तो अचानक से मोदी सरकार ने नैरेटिव चेंज कर दिया। अब वो तालिबान, जिसको आतंकवादी के अलावा कहते ही नहीं थे मोदी सरकार, पुराने रिपोर्ट्स निकालकर पढ़ो तो सही, देखो तो सही, तालिबान आतंकवादी, तालिबानी सोच, यानी तालिबान एक गाली थी इनके लिए। और आज वो तालिबान को भारत की राजधानी दिल्ली में गाड़ कर बैठे हैं कि नहीं, अरे सर 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 सर। और अब अरे नैरेटिव देखिए क्या चलाया जा रहा है कि देखो भारत से अफगानी पहले भी प्यार करते थे, आज भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, हमें मालूम है। लेकिन नैरेटिव देखिए, अपने मन में आया तो आतंकवादी कह दिया, अपने मन में आया तो उन्हें दोस्त कह दिया। यह है मोदी सरकार की विदेश नीति। दूसरी तरफ ताइवान और चीन का क्लैश चल रहा है। सन 2027 के लिए ताइवान ने $35.2 बिलियन का अपना मिलिट्री बजट रखा है, जो काफी ज्यादा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप जब ईरान से पिटा है तो अंदर की उसकी ये बदमाशी खत्म हो चुकी है। अब वो किसी से भिड़ना नहीं चाहता। साउथ कोरिया का साथ वो दे रहे थे और साउथ कोरिया से वो चिड़े हुए थे कि भैया हमने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ तुम्हारा साथ दिया और आज ईरान के खिलाफ हम तुमसे मदद मांग रहे हैं तो तुमने हमें ना कर दिया। तो आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा किया है कि मैंने नॉर्थ कोरिया के राजा किम जोंग उन से फोन पर बात की है। डोनाल्ड ट्रंप की औकात है ही नहीं किम जोंग उन से लड़े, बल्कि औकात तो अब उसकी इतनी गिर चुकी है कि अब वो किसी से नहीं भिड़ सकता। फिर से बोल रहा हूं, दूसरे दिन बोल रहा हूं, पूरी दुनिया को ईरान का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं मुसलमान हूं इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हूं, तो लाला आपकी गलतफहमी में दूर कर देता हूं। ये आंकड़ा है 33% का। डोनाल्ड ट्रंप की इतनी गिर चुकी है कि खुद अमेरिका के सिर्फ 33% रह गए हैं लोग जो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का पूरी तरह से बेड़ा गर्क हो चुका है। आइए अब थोड़ा भारत के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। लोगों की शिकायत रही थी, रजा भाई नेशनल प्राइम टाइम नहीं आ रही है। ठीक है, मैं इसी के अंदर बता देता हूं। जब से सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ और उनका प्रोटेस्ट कामयाब हुआ, लोग अब जागरूक हो गए हैं। जेन जी को मोदी के चाहने वालों ने खूब गालियां बकी, तो अब अल्फा गैंग भी सड़क पर आ गई है। यह मंजर कहीं और का नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है। उत्तर प्रदेश में पढ़ाई चालू रहे इसलिए छात्राओं को आंदोलन करना पड़ रहा है। लखनऊ में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय का संचालन समाज कल्याण विभाग करता है। छात्राओं का कहना है कि शिक्षकों के ज्यादातर पद खाली पड़े हुए हैं, इससे पढ़ाई नहीं हो रही है। यानी स्कूलों के अंदर टीचर्स ही नहीं हैं। सवाल यह है, इतने सारे टीचिंग डाइट करने वाले न जाने कितने सारे कोर्सेज हैं भाई, क्यों खाली बैठे हुए हैं भाई? उनकी नौकरियां क्यों नहीं लग रही है? मेरे कितने जानकार दोस्त हैं। क्या किया है जी? बहन ने जो है टीचिंग की है। आपने क्या किया है जी? मैंने एग्जाम दिए हैं, देखते हैं अब क्या होता है। अरे जब आपका मकसद ये था, बच्चे का मकसद ये था कि पढ़ लिख के मैं दूसरों को पढ़ाऊंगा, शिक्षक बनूंगा या शिक्षिका बनूंगी, अब क्या है उनकी नौकरी नहीं लग रही है। उनको पढ़ाई सरकार के लिए करनी थी, उनकी हम सरकारी नौकरी लगे, लेकिन उनको जो है कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे लगा दिया गया। क्यों लगाया भाई कॉन्ट्रैक्ट पे? क्यों? भारत के अंदर राजधानी दिल्ली के करीब साखनी एक गांव है। हर घर के अंदर जो बच्चा है सबसे ज्यादा टीचर वहां हैं। हल्के मत लेना साखनी बुलंदशहर को, भाई सबसे ज्यादा टीचर्स हैं। उनके बातचीत के अंदाज में दिखता है कि ये टीचर है। भाई बच्चे बेकार हैं वहां। पता चला कि डाइट कर रखी है बच्चे ने, पढ़ाई कर रखी है,
बाल सफेद हो रहे हैं। नौकरी कर रहा है, किसी की नौकरी अगर लग भी गई तो भाई बिहार में लगी है, किसी की दिल्ली में लगी है, किसी की कहीं और लगी है, घर बार छोड़ के नौकरी। चलो ठीक है भाई, आप कहेंगे लगी तो है, लेकिन बात यह है कि जिनकी नहीं लगी और जिनकी लगी है भाई उनका वो कॉन्ट्रैक्ट बेस है। 12 महीने दिमाग में टेंशन कि भाई मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला, रिन्यू करवाना है। जिंदगी घिस दी, जवानी घिस रही है, लड़का शादी नहीं कर रहा। कैसे होगी शादी भाई इस बेरोजगारी के समय में, इतनी महंगाई के समय में कैसे करेगा शादी? जबकि उसने कोई कमी थोड़ी नहीं छोड़ी, पैसा खर्च किया, घिसा, दिन रात पढ़ाई करी, एग्जाम क्लियर किया। अब इंतजार कर रहे हैं जी हमारा नंबर आएगा आएगा आएगा। पता चला जी, चलो जी अभी कहते हैं ना उस पे कॉन्ट्रैक्ट पे लग गई नौकरी। सरकारी कब लगेगी? जिसकी तैयारी बच्चे ने की है, बाल सफेद हो गए हैं, शादी की उम्र निकल गई है। यह भी एक बहुत बड़ा विषय है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए इससे पहले कि ये छात्र भी जो शिक्षक हैं इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ये भी अब वो बेचारे क्यों नहीं बोल पाते कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले, उनका कॉन्ट्रैक्ट वाला भी नौकरी चला जाएगा। सरकार को ध्यान देना चाहिए। 15 अगस्त को मोदी जी ने लाल किले से भाषण दिया, उसके अंदर भी युवाओं और छात्रों के खिलाफ मोदी जी का गुस्सा नजर आया। यानी जो सवाल मोदी से कर ले वो दिमागी नक्सल है। अब देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता ने साफ, जो संजय सिंह कहते हैं प्रधानमंत्री ने देश के नौजवानों को दिमागी नक्सल कहा है। क्या पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने वाली जेन जी दिमागी नक्सल है? हजरात, इसमें आगे की बात आपको मैं खुद समझाता हूं। अब मोदी जी ने जो कह दिया सो कह दिया, अब वो पकड़ लिया गया राइट विंग के द्वारा कि अब इस पे ही मोदी जी ने नया नाम दिया है, दिमागी नक्सल। छात्र आतंकवादी, सिख खालिस्तानी आतंकवादी, मुसलमान तो है ही आतंकवादी, और 2026 में अब छात्र सड़क पर उतर रहे हैं, लोग सवाल मोदी से कर रहे हैं, तो वो दिमागी नक्सल हो गए। अब आपकी स्क्रीन पर ये जो आदमी है, ये कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं है। इनके हिसाब से, जिनका नाम है बृजलाल, ये बीजेपी एमपी हैं, फॉर्मर यूपी डीजीपी बृजलाल, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो भी, इनका मतलब यह है कि जो भी अंधभक्त नहीं है वो दिमागी नक्सल है। आप सुन लीजिए इनके बयान को और शेयर कीजिए इस वीडियो को। मैं आज दिमागी नक्सलियों के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये दिमागी नक्सली जंगलों में बेहड़ों में नहीं रहते, ये हथियार लेकर नहीं चलते, ये गोलियां नहीं चलाते, ये सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग चलाते हैं। ये शहरों में प्रोफेसर के रूप में, अध्यापक के रूप में, एनजीओ संचालक, बुद्धिजीवी, कवि, लेखक आदि रूपों में ये दिखाई पड़ते हैं। ये लेख लिखते हैं, ये कॉन्फ्रेंस करते हैं, सेमिनार करते हैं, और उन कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में, ये जनमानस में, खासकर युवाओं के दिमाग में ये अपनी हिंसा। मुझे अब क्या कहना है? मुझे कुछ कहना नहीं है, कह तो सब इन्होंने दिया है, समझना जनता को है। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी बीमारी स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, इनसे पहले की जो बीमारी है वो नफरत। इन तमाम छात्रों को जो अल्फा हैं, जेनजी हैं, हमारे जितने ये भारतीय लोग हैं, सबको एक बार दिमाग पर जोर डालना चाहिए कि इससे बड़ी बीमारी क्या है? बीमारी है नफरत, जो मुसलमानों के खिलाफ गोदी मीडिया ने, मोदी सरकार ने, मोदी जी ने खुद फैलाई है। ठीक, योगी जी तो सबसे आगे हैं ही, लेकिन गोदी मीडिया से सवाल आप कीजिए कि तुम मुसलमानों को आतंकवादी बताने में गुरेज नहीं करते, देर नहीं लगाते। क्या तुमने दारुल उलूम की इस साल की ये वीडियो दिखाई? मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप बस देखिएगा और सोचिएगा कि ऐसी तस्वीरों को पूरी दुनिया से छुपाया जाता है। मेरे हिंदू भाइयों, तुम जिस भी भगवान की पूजा करते हो, आज तुम्हें उस भगवान की कसम है। इस वीडियो को देखो और एक बार सोचो। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। सुन लिया, देख लिया, सोच लो। अब आप उधर एक कार्यक्रम में योगी जी, अच्छा योगी के जितने बयान सुनेंगे उसमें प्यार की भाषा, मोहब्बत, एकता, सम्मान,
ये सब नहीं सुनेंगे, विकास कुछ नहीं सुनेंगे। आप सुनेंगे क्या? मैं कुछ नहीं कर सकता, बिल्डोजर तो चला सकता हूं। अब आप कहेंगे राधा भाई ये तो आप वो कर रहे हो। नहीं नहीं, सुनो, खुद कहा है योगी ने कि मैं कुछ गा नहीं सकता लेकिन बिल्डोजर तो चला सकता हूं। बस बिल्डोजर का ही घमंड है, ऊपर वाला है, देर है अंधेर नहीं। आप बिल्डोजर चला रहे हैं, जब ऊपर वाले का बिल्डोजर चलेगा आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। पूरे छत्तीसगढ़ का आपको बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, छत्तीसगढ़ से पढ़ा हुआ है आपको। अच्छा, धन्यवाद जी। तो बुलडोजर पसंद है ना? जी बिल्कुल। हाँ, असत्य पर सत्य की जीत होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल जरूरी है। मैं देखिए, आप गा सकते हैं, आप गाते हैं, मैं गा नहीं सकता, कम से कम बुलडोजर तो चलवा ही सकता हूं गलत लोगों पे, है ना? मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूं, सब कुछ तो योगी जी खुद बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। नफरतियों को इनके इस बयान से बड़ी खुशी होगी, लेकिन बुलडोजर तो हिंदुओं के घर पे भी खूब चला है और चल रहा है। अब आते हैं इथेनॉल पर। भाई खूब गडकरी जी ने शोर मचाया, तमाम बयान मौजूद हैं, कितना उन्होंने इथेनॉल को प्रमोट किया ताकि उनका बेटा खरबपति, करोड़पति, पता नहीं कौन कौन सा पति बन सके। अब सरकार साबित करने लगी नहीं नहीं इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं है, इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं है। देखिए अब मैं बोलूंगा तो लोग कहेंगे फ्लेक्स कर रहा है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से अच्छी गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, उनको मैं चला ही नहीं रहा हूं क्योंकि भाई मेहनत की कमाई है, मैं नहीं चाहता कि खराब हो जाए। 100% पेट्रोल अगर मुझे चाहिए, अभी 3 दिन पहले की बात है, अगर मुझे 100% पेट्रोल चाहिए तो मुझे सिर्फ हिंदुस्तान पेट्रोलियम ढूंढना पड़ेगा। सारे हिंदुस्तान पेट्रोलियम पंप पर जरूरी नहीं है कि 100% प्योर पेट्रोल मिले। मतलब 2 घंटा घूमा, लोगों से पूछा, पेट्रोल पंप वाले से पूछा, उस गाड़ी को लेकर मैं पहुंचा जहां बताया गया था मुझे। उस हिंदुस्तान पेट्रोलियम पंप पर मुझे प्योर पेट्रोल 100% पेट्रोल मिला। आप यकीन नहीं करेंगे, गाड़ी में पेट्रोल था, वहां पर 100% पेट्रोल जो मुझे मिला उसकी कीमत थी 167 रुपए प्रति लीटर, 167 प्रति लीटर। जितना भी पेट्रोल डलवाया हमने बिल दिया 9,900 समथिंग, यानी 9,900 का बिल दिया। टंकी फुल करवाई, टंकी काफी बड़ी है, पहले से था उसके अंदर पेट्रोल। लेकिन अब मैंने जब ये पेट्रोल डलवाया तो मैंने सोचा भाई चलो भाई हमने डलवा लिया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमारे हाथ मजबूत किए हुए हैं। लेकिन जो आम लोग हैं, जो स्कूटर, ये नॉर्मल गाड़ियां लेके चल रहे हैं, मिडिल क्लास, ये क्या 9-9 हज़ार का, 5-5 हज़ार का पेट्रोल डलवा पाएंगे? वो भी क्या 100% पेट्रोल ढूंढने के लिए पहले भटकेंगे, कहीं इमरजेंसी में अस्पताल जाना हो तो पहले वो ढूंढेगा पेट्रोल कहाँ मिल रहा है 100% पेट्रोल। फिर जो E20 आया उससे भी नुकसान साबित हुआ, सरकार का झूठ पे झूठ खुलता रहा। आज ये सरकारी अधिकारी हैं। दैनिक भास्कर ने देखिए पोस्ट किया है, मैं पोस्ट लगा रहा हूं सीधा सीधा क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं गिरफ्तार हूं, सच्चाई है ये सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर CEA का कहना यह है कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। पुराने 2 व्हीलर्स के लिए E10 पेट्रोल की बिक्री फिर से शुरू की जानी चाहिए। मुझे पर्सनली ये लगता है कि पेट्रोल में कभी भेदभाव नहीं होता था, पेट्रोल में कभी भेदभाव नहीं होता था। मोदी जी को, गडकरी जी को, पेट्रोलियम मिनिस्टर्स को ये तेल के दाम बढ़ाने थे कि तेल के दाम बढ़ा, और सीधे सीधे बढ़ाते तो पूरे भारत में विरोध होता। तो वहां वैरायटी पेश कर दी, देखो 100% चाहिए तो आपको 170 रुपए देने पड़ेंगे, वरना आपको सस्ता चाहिए तो आपको ये E20 डलवाना पड़ेगा, इससे सस्ता चाहिए तो गन्ने का जूस डलवा लो। चलिए ये तो मजाक हो गया, हालांकि लोग कह रहे हैं भाई गन्ने का जूस ही डल रहा है। अब यहां पर जहां कल तक पेट्रोल में कोई वैरायटी नहीं थी, आज वहां अमीर गरीब हो गया। जो अमीर है भाई वो 100% डलवा लेगा, जो गरीब है मजबूरी में E20 E10 डलवाएगा, जो ज्यादा गरीब है 10 रुपए का गन्ने का जूस पिए, खुद के अंदर पेट्रोल महसूस करे, खुद ही चल लेगा। हाँ, हंसने वाली बात तो है ही, लेकिन ये बात गंभीर है। अब तो सरकार के मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि भाई गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। दोस्तों पिछले 10 दिनों में ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसने मोदी सरकार, राइट विंग वाले और योगी जी को
बहुत पक्का सच्चा साबित किया है। जैसे जरा इस मंजर को देखिए, ये योगी जी वाले, मोदी जी वाले जेनजी हैं, ठीक है। और योगी जी का, इस वीडियो को देखकर योगी जी का मुझे बयान याद आता है कि मुसलमानों को डिसिप्लिन हिंदुओं से सीखना चाहिए। मैं पूरे भारत के मुसलमानों से कहना चाहता हूं, मत सीखना भाई। ये इनका जो मोदी जी के पसंदीदा लोग हैं, ये उनका जेनजी है, थोड़ा बच के। भाई ये कितना गलत है, गंदा है। अगर किसी भी धार्मिक प्रोग्राम में ये हो रहा हो धर्म के नाम पर, तो ये सही है या गलत है। लेकिन ये वही लोग हैं और इनके समर्थक वही लोग हैं जो सीजेपी में जेनजी को गंदा, लड़कियों को कितना गंदा बोल रहे थे। ये धार्मिक वस्त्र पहने हुए धार्मिक यात्रा में मोदी जी के पसंदीदा योगी जी की जो ये जेन अल्फा है, इसकी तस्वीर आप देखिए। कई तस्वीर तो मैंने काट दी है। बहरहाल इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, पूरी दुनिया का हाल भारत समेत मैंने बता दिया है। अब बच्चे की जान लोगे क्या? इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।